डे वन से कह रहा हूँ कि भाई ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। एक बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री है, वो इस पूरे पेपर लीक कांड के सूत्रधार हैं, किंग पिन है। पलटू राम जो है वो पलटी मार के कुर्सी से चिपके हुए उसी में पसंद है। उनको क्या है कि शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य उज्जवल हो, लड़के लड़कियों का भविष्य उज्जवल हो। जो वहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं मोदी जी, वो अलग ही गौतम अडानी की दौलत बढ़ाने में व्यस्त हैं। उनको क्या मतलब है कि लड़के लड़के, आप कहते हैं मोदी जी की पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो इन लोग को मतलब ही नहीं है देश के भविष्य से। 99% IAS IPS जो आज के ज़माना में है, एक तो भ्रष्ट होते हैं, घूसखोर होते हैं। जब आप खुद भ्रष्ट रहिएगा तो आप में क्या नैतिक बल रहेगा कि आप टकराइएगा। छात्र नेताओं ने घेराव की धमकी दी कि 21 मार्च को घेराव होगा BPSC ऑफिस का। मैंने भी अपने वकील से कहा कि भाई PIL तैयार करो, ये BPSC थेथर है, जब तक हाईकोर्ट का डंडा नहीं पड़ेगा रद्द वद्द नहीं करेंगे ये लोग। यहाँ तो जहाँ पता चलता है कि अरे मंत्री जी भी हैं, ये भी हैं, तो सब मतलब एकदम सख्ते में आ जाते हैं। और फिर वही इन लोग का घिसा पिटा होगा कि विशाल चौरसिया, विजेंद्र गुप्ता, फलना गुप्ता। अरे ठीक है, उन लोगों ने कराया होगा लीक, लेकिन वो लोग टुटपुजिया लोग हैं, प्यादे हैं। 2 अक्टूबर को परीक्षा रद्द हुई और ये 3-4 महीने बाद आप सिंघल साहब के चैम्बर में जा रहे हैं। ये 4 महीने क्या पंडित जी से आप जतरा बनवा रहे थे? ये सब किसकी आंख में आप धूल झोंक रहे हैं? पब्लिक भी सब समझ रही है ना। सब रहेंगे तो उनको लालच दिया जाएगा कि भाई जूता साफ करो चीफ मिनिस्टर का, रिटायरमेंट के बाद BPSC का चेयरमैन बन जाओगे, या एक्सटेंशन मिल जाएगा 3 महीने का, या मानवाधिकार आयोग में सेट कर दिया जाएगा, या सिपाही भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाएगा, है ना। लालच दिया था दाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। BPSC TRE 3 यानी कि तीसरे चरण के शिक्षक बहाली में महा पेपर लीक हुआ और मामले की जांच EOU कर रही है। EOU के द्वारा ही ये तथ्य रखे गए कि पेपर एग्जामिनेशन से पहले बड़ी संख्या में लोगों के पास पहुंचे थे और एक षड्यंत्र रचा गया था जिसमें पैसे लेकर बहुत सारे लोगों को परीक्षा पास कराने की कोशिश की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि बिहार में जब भी पेपर लीक होता है तो एक स्तर के बाद, एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद जांच धीमी पड़ जाती है और कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो अपराधी शामिल होते हैं उसी की धरपकड़ में सारी ऊर्जा लगा दी जाती है और धीरे धीरे मामला गौन हो जाता है। ऐसा ही हुआ है TRE 3 में। हमारे साथ हैं अमिताभ दास जी, हैं सीनियर IPS अफसर रहे हैं पूर्व में बिहार के, और इन्होंने EOU को फ़ोन करके भी सूचना दिया है और लगातार जो है पेपर लीक युवाओं के मुद्दे पर बोलते रहते हैं। तो यहीं से हम जानेंगे, सर पेपर लीक का क्या हुआ? आप शुरू में भी आप कहते थे कि एक स्तर तक जाएगा क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है इसको लेकर। वही बात है ही तो। राजनीतिक दबाव देखिए इतना ज़्यादा है। मैं दर्शकों को पूरी बात बताऊं, ये 15 मार्च जो भी बीता है उस दिन BPSC ने शिक्षक भर्ती की परीक्षा दी थी, TRE 3-0 की परीक्षा। और उसके एक दिन पहले ही हज़ारीबाग मतलब इसमें जो है रेनबो बैंक्वेट, इसमें सॉरी कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में ये रेड हुआ और उससे लगभग 266 लड़के लड़कियां पकड़ा है। वहाँ बाकायदा प्रोजेक्टर लगाकर ये हल किए जा रहे थे सवाल। सॉल्वर गैंग था और उन लोग को फिर पटना ला के जेल भी भेजा गया। फिर EOU की प्रेस विज्ञप्ति निकली कि 10-10 लाख में एक पर्चा बिक रहा है। FIR तक हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब BPSC की समीक्षा बैठक हुई, जो नए चेयरमैन हैं परमार रवि मनु भाई, तो उन लोगों ने कहा कि कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, परीक्षा रद्द नहीं होगी। उस पर बहुत मजाक भी उड़ा कि 266 लोग जो जेल गए तरल साक्ष्य हैं क्या। फिर छात्र नेताओं ने घेराव की धमकी दी कि 21 मार्च को घेराव होगा BPSC ऑफिस का। मैंने भी अपने वकील से कहा कि भाई PIL तैयार करो, ये BPSC थेथर है, जब तक हाईकोर्ट का डंडा नहीं पड़ेगा रद्द वद्द नहीं करेंगे ये लोग। तो मेरा भी PIL तैयार हो रहा था, जनहित याचिका। उसके बाद बहुत चौतरफा दबाव हुआ, तब जाके 20 मार्च को इन लोगों ने रद्द कर दी परीक्षा। और शुरू से मैं डे वन से कह रहा हूँ कि भाई ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। एक बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री है, वो इस पूरे पेपर लीक कांड के सूत्रधार हैं, किंग पिन है। और मैं तो मतलब खुल के अपनी बात कहता हूँ। मैंने बाकायदा जो एक नंबर जारी किया था EOU ने, आर्थिक अपराध इकाई ने, कि भाई किसी को कोई जानकारी हो तो इस पर दीजिए, तो मैंने बाकायदा 5-6 रोज़ पहले फ़ोन करके कहा कि भाई जांच का एक बिंदु, इस पर भी जांच की जाए। और मैंने बाकायदा, मैं फ़ोन कर रहा हूँ इसका मैंने वीडियो भी बनवा लिया, सोशल मीडिया पर भी डाल दिया, जिससे कल को EOU खंडन नहीं कर सके कि भाई ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। लेकिन वही बात है, यहाँ तो जहाँ पता चलता है कि अरे मंत्री जी भी हैं, ये भी हैं, तो सब मतलब एकदम सख्ते में आ जाते हैं। और फिर वही इन लोग का घिसा पिटा होगा कि विशाल चौरसिया, विजेंद्र गुप्ता, फलना गुप्ता। अरे ठीक है, उन लोगों ने कराया होगा लीक, लेकिन वो लोग टुटपुजिया लोग हैं, प्यादे हैं। बड़े बड़े जो घड़ियाल बैठे हुए हैं उनको तो आप पूछिएगा। कायदे से तो अब तक BPSC कार्यालय पर EOU का रेड होना चाहिए था।
क्वेश्चनायर भेजे हैं सर। ये तो क्या है, तो इसी को खाना पूरी कहते हैं। ये कोई बात हुई? ये तो फिर वही सिपाही बहाली वाली बात हुई। मतलब 2 अक्टूबर को परीक्षा रद्द हुई और ये 3-4 महीने बाद आप सिंघल साहब के चैम्बर में जा रहे हैं। ये 4 महीने क्या पंडित जी से आप जतरा बनवा रहे थे? ये सब किसकी आँख में आप धूल झोंक रहे हैं? पब्लिक भी सब समझ रही है ना। सिपाही भर्ती में मैं बताऊँ 74 एफआईआर पूरे बिहार में हुए थे और उसमें जो एसआईटी बना ईओयू का वो 22 सदस्यीय एसआईटी है, इतना लंबा चौड़ा एसआईटी। उसमें एक डीआईजी साहब की अध्यक्षता में बना है, उनके नेतृत्व में। तो लेकिन ये क्या है, तो नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। इतना बड़ा आप एसआईटी बना लेते हैं, लगता है कि कितना बड़ा आप तोप चलाने जा रहे हैं और आप किसी से आपको पूछताछ करने की हिम्मत नहीं है। तरह तरह का आपको क्लू मिल रहा है, तरह तरह की बातें आ रही है। आप सर पॉलिटिकल प्रेशर की बात होती है सर। मानिए सर आप रहते अभी, आप अगर जॉब में रहते तो एडीजी ही रहते हैं सर अभी, ईओयू का अगर आप चीफ रहते सर, तो क्या पॉलिटिकल प्रेशर होता है और कैसे उसको हैंडल किया जाता है? आप रहते तो सर क्या आप भी सरेंडर करते उसके सामने मैं सर? तो सरेंडर नहीं करता, मैं तो उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरे तो समय के पहले सरकार ने रिटायर करा दिया इसी वजह से, क्योंकि मैंने किसी पॉलिटिकल प्रेशर में ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया। अभी भी मैं कोर्ट में अपना केस लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे समय पर रिटायरमेंट दिया गया। लेकिन मेरे जितना मजबूत आईएएस आईपीएस में देखता हूँ 99% लोग नहीं होते हैं, है ना। वो मतलब एक तो मतलब 99% आईएएस आईपीएस जो आज के ज़माना में है, एक तो भ्रष्ट होते हैं, घूसखोर होते हैं। जब आप खुद भ्रष्ट रहिएगा तो आप में क्या नैतिक बल रहेगा कि आप टकराइएगा। दूसरी बात कि जो भ्रष्ट नहीं व्यवसाय रहते हैं तो उनमें रीढ़ विहीन लोग रहते हैं, स्पाइनलेस। उनको लगता है कि अगर हम ये कर देंगे तो हमें ईओयू से हटा दिया जाएगा, तो सरकार कोई बहाना करके कोई प्रोसीडिंग हम पर कर देगी, हमारा प्रमोशन बाधित हो जाएगा, कोई शंटिंग पोस्ट में डाल देगी। ये वो 1000 चीज़ आप आगे पीछे सोचिएगा तो फिर क्या पुलिसिंग कीजिएगा। सर ये राजनीतिक प्रेशर होता कैसे है सर? किस तरह इसका ये होता है? कुछ उदाहरण आप दें। क्या डायरेक्ट फोन करके बोला जाता है? क्या आप कभी झेले हैं कि नहीं सर इसको सर? मैं उतना नहीं झेला। एक तो इसलिए था कि मेरी छवि ऐसी थी कि आदमी लड़ाका है, इसको बोलने से कुछ पलट के जवाब दे देगा, कुछ ये होगा। एक तो आपकी छवि भी बन जाती है ना। मान लीजिए आपकी छवि है कि बहुत ईमानदार कड़क है, तो आपको फ़ोन करने के पहले भी 10 बार लोग सोचेंगे, है ना। और यदि नहीं है तो बहुत तरह से दबाव दिलवाया जाता है, लालच दिया जाता है। लालच भाई देखिए, ये तो चाणक्य नीति में 4 चीज़ें हैं ना, साम दाम दंड भेद, है ना। तो हर तरह का है। अब कोई डीजीपी साहब रहेंगे तो उनको लालच दिया जाएगा कि भाई जूता साफ करो चीफ मिनिस्टर का, रिटायरमेंट के बाद बीपीएससी का चेयरमैन बन जाओगे, या एक्सटेंशन मिल जाएगा 3 महीने का, या मानवाधिकार आयोग में सेट कर दिया जाएगा, या सिपाही भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाएगा, है ना। लालच दिया जाता है, दाम। बहुत लोग को दंड दिया जाता है। जैसे मुझे आप खरीद नहीं सकते थे तो मुझे मेरा 10 साल तक प्रमोशन रोक के रखा गया। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट तक 10 साल कानूनी लड़ाई लड़के अपना प्रमोशन लिया। उसके बाद मुझे कहा गया कि इनको लोकहित में रिटायर किया जाता है, जबकि कोई इल्ज़ाम मुझ पर नहीं था। तो उस तरह अभी आप संजीव भट्ट की हालत देख रहे हैं गुजरात में। उन्होंने मोदी का की पोल खोली थी गुजरात दंगों में, तो झूठे झूठे केस निकाल के किसी में 20 साल की सज़ा, किसी में 30। क्या मजाक है ना। विजय माल्या 5000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, उसको हिंदुस्तान का सिस्टम टच नहीं कर सका। नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, उसको हिंदुस्तान का सिस्टम नहीं ये टच कर सका। और संजीव भट्ट पर पूरा पुलिस जुडिशरी सब ऐसे है कि लगता है कि वही इंडिया में एक रह गए हैं। तो वो सब होता है। ये लोग किसी भी, देखिए माफिया है, इनका कोई उसूल नहीं है, किसी भी हद तक जा सकते हैं, है ना। किसी भी हद तक जा सकते हैं। जस्टिस लोया को मरवा भी सकते हैं। इन लोग का कोई ये नहीं है, उसूल नहीं है। तो इसलिए ये तो अधिकारियों को झेलना पड़ता है जी। सर क्या होगा सर आगे सर? क्या ये मामला भी सर रफा दफा हो गया सर? होना क्या, अब ऐसा ही होगा। देखिए सरकार की क्या रणनीति रहती है ना, सरकार शुरू में उछल कूद करती है, पुलिस उछल कूद करती है, उसके बाद मामला के ठंडा होने की प्रतीक्षा लेकिन सर करती है। ये ठंडा सर, लेकिन हर एक परीक्षा अब हो रहा है तो सर क्या होगा सर आगे? एक होता है कि चलो अभी हुआ लेकिन हम कड़ाई कर देंगे, बदल देंगे, लेकिन जब माफियाओं का आप जब इस तरह जब उनका बचाव करेंगे, अगर नहीं पकड़ के ला पाएंगे, तब तो लगातार देखिए सर हर एक परीक्षा भी हो रहा है, आगे भी होते रहेगा। वही होगा। लेकिन उसकी फिक्र किसको है? उसकी फिक्र किसको है? पलटू राम जो है वो पलटी मार के कुर्सी से चिपके हुए उसी में पसंद है। उनको क्या है कि शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य उज्जवल हो, लड़के लड़कियों का भविष्य उज्जवल हो। जो वहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं मोदी जी, वो अलग ही गौतम अडानी की दौलत बढ़ाने में व्यस्त हैं। उनको क्या मतलब है कि लड़के लड़के, आप कहते हैं मोदी जी की पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो इन लोग को मतलब ही नहीं है देश के भविष्य से। तो ये दिक्कत है ना। तो अमिताभ दास थे और इनका यही कहना है कि इच्छा शक्ति
और जब तक ऊपर से सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक ये मामले पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं हो सकते हैं। और बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में जितने भी पेपर लीक हुए हैं वो एक स्तर तक पहुंचते हैं, उसके बाद जांच जो है रुक जाती है। और जो आरोप लगते हैं कि जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनका बाल बांका नहीं हो पाता है और परीक्षा माफियाओं का हौसला बुलंद हो जाता है। और यही कारण है कि देखिए, पहले छोटा मोटा पेपर लीक होता था और अब जो है संगठित रूप से अपराध का रूप ले चुका है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं और दर्जनों दर्जनों एफआईआर दर्ज होते हैं। तो आशा करेंगे कि सरकार जो है इस पर अपनी इच्छा शक्ति दिखाएगी और जो भी गुनहगार हैं उनको कम से कम गिरफ्तार जरूर करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।